हाँ साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट आपको संध्याकालीन समय में नमस्कार करता हूँ। आप सभी साथियों को यह आशा करता हूँ कि आप लोग खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे, पूरे परिवार सहित अच्छे से आपका जीविकोपार्जन चल रहा होगा। साथियों, मैं आज आपको ऐसे मामले में ले जा रहा हूँ जो कि मामला हमारे जिला और सत्र न्यायाधीश माननीय श्री विवेक कुमार पाठक, जो कि पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुख्यालय बढ़न में हैं, उनके द्वारा एक मामला जिसका कि प्रकरण क्रमांक 345/2010 आज के 12 साल पुराना मामला है। साथियों, जो घटना हुई थी 12 साल पहले हुई थी। उक्त प्रकरण में संतोष कुमार पांडे पुत्र शिवधारी पांडे, उम्र 45 वर्ष, पेशा व्यापार, ग्राम भवानीपुर, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश के आरोपी का मामला है। यह मामला साथियों मुख्य रूप से जो हमारे सिंगरौली क्षेत्र में अवैध कोयला का परिवहन किया जा रहा है, इसके संबंध में है। इसमें जो है मध्य प्रदेश राज्य की ओर से आदरणीय श्री PK नापित अपर लोक अभियोजक द्वारा शासन का पक्ष रखा गया था तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम सागर शर्मा द्वारा अपना डिफेंस प्रस्तुत किया गया था, जिसके दरमियान इसमें जो मुख्य रूप से अपराध की तिथि है वह 15/7/2009 की घटना है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 23/7/2009 की है। अभियोग पत्र जो चालान प्रस्तुत किया गया और 9/12/2009 को है। आरोप जो है 22/7/2010 को तैयार किया गया तथा 15/9/2010 से अभियोजन साक्ष्य के लिए चालू हुआ और उसका निराकरण दिनांक 5/12/2022 को हो पाया। साथियों, इस घटना में मुख्य कहानी यह थी कि दिनांक 15/7/2010 को लगभग दिन के करीब 2 बजे चेक पोस्ट खन्ना बैरियर जो पुलिस थाना मोरवा के अंतर्गत आता है, वाहन चेकिंग की कार्यवाही चल रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन अधिकारी उप निरीक्षक विवेक दात्रे के समक्ष ट्रक क्रमांक UP 66D 9928 का राष्ट्रीय परमिट का अधिकार पत्र क्रमांक UP 63C 5012/08 प्रस्तुत कर प्रवंचनापूर्वक उसे बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वह उक्त वाहन को वैध परमिट वाला होना मानते हुए तत्समय जाने दे तथा उक्त दिनांक स्थान पर समय पर जो ट्रक था उसको उस परमिट को दिखाया गया और दात्रे जो कि वहाँ पर चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने उस परमिट को संदेहजनक माना और वो कोयला से लदा हुआ ट्रक उन्होंने पकड़ा, जो परमिट था वो एक मूल्यवान प्रतिभूत है जिसकी कूटरचना की गई, आरोपी द्वारा की गई थी। उस कूटरचना उस दस्तावेज को छल के प्रयोजन से उपयोग में लाए जाने हेतु किया गया था। उक्त प्रकरण में साथियों ट्रक मालिक अपने ट्रक को स्वीकार करता है। ट्रक मालिक अपने परमिट को, जिस परमिट को दिखाया है, उस परमिट को भी कहता है कि हमारा ये परमिट
सही है। उसमें भरा हुआ ट्रक जो है, भरा हुआ कोयला भी अभियुक्त संतोष कुमार पांडे जो है अपना होना बताता है। उस ट्रक में चालक के रूप में अभियुक्त राधेश्याम यादव था। चूँकि दिनांक 15/9/10 को न्यायालय में राधेश्याम यादव अनुपस्थित हो जाने तथा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 24/1/2018 को अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाकर उसे फरार घोषित कर दिया गया है। चूँकि साथियों इसी तरह से कई जो दूसरे राज्य के आरोपी होते हैं उनको यदि जमानत मिल जाती है तो निश्चित रूप से ये लोग गंभीर मामलों में पैरवी करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। इसीलिए साथियों अपने राज्य से बाहर के आरोपियों के लिए जब तक बढ़िया जमानतदार न मिले तब तक छोड़ा जाना बहुत ही गलत है। साथियों इस प्रकार से इस प्रकरण में चालान पेश हुआ, ट्रक जब्त हुआ, कोयला जब्त हुआ, फर्जी जो परमिट बनाया गया था वो जब्त हुआ। सब जब्त होने के बाद इस प्रकरण में जो अभियोजन ने 7 साक्षियों का कथन कराया, परीक्षण कराया, जिनमें ये साक्षी हैं श्यामजी पांडे, चिरबीर यादव, विवेक दात्रे, मोहम्मद रफ़ीक, विपुल सिंह और संजय कुमार तिवारी। इसके पश्चात दस्तावेजों को उनके द्वारा प्रदर्शित कराया गया जो थे। इसके पश्चात बचाव पक्ष के आरोपी के तरफ से बचाव पक्ष के रूप में 2 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए, जिनके नाम अमरेश पांडे जो कि ड्राइवर हैं और संतोष कुमार पांडे स्वयं ने अपना कथन 216 के तहत कराया। इसके पश्चात साथियों उक्त साक्षियों का कथन हुआ। कथन के विवेचना से कथन में जो चेक पोस्ट पर दात्रे था उसने पूरे मामले को बताया कि दिनांक इतना को चेकिंग थी, मैंने कोयला से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था, जिसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट परमिट के रूप में दिखाया उसमें संदेह हुआ तो उसने उस ड्राइवर को और गाड़ी को और उस कागज़ को जब्त करते हुए पकड़ा और उसने पकड़ने के बाद थाना मोरवा में उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात विवेचना की कार्यवाही की गई, जिसकी विवेचना जो है इस तरह से विवेक दात्रे और मोहम्मद रफ़ीक और जो विवेचक थे बीएन सिंह, अभियोजन साक्षी 6 की ओर से उनका परीक्षण कराया गया। इसमें सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको इन लोगों ने प्रमाणित किया कि इसमें छल करते हुए, फर्जी रूप से कूट रचना करते हुए परमिट जारी किया गया था और यही काम परमिट जारी किया गया था और कोयला उत्तर प्रदेश के परमिट से उत्तर प्रदेश में ही ले जाने का परमिट दिखाया गया था। जबकि साथियों वाहन जो है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश से पुनः उत्तर प्रदेश उसको जाना है, तो वो उत्तर प्रदेश का जो सीमित क्षेत्र के लिए मात्र उत्तर प्रदेश राज्य के लिए परमिट है, वो मध्य प्रदेश में यदि कोई वाहन घुस गया तो वो उसके लिए
वो अवैध होगा चूँकि खनहना बैरियर जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको मध्य प्रदेश की परमिट न होने से उस परमिट को वैसे भी ये माना जाएगा कि ये परमिट अवैध है। अब इन सभी लोगों का साक्ष्य हुआ। साक्ष्य होने के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 101 के तहत इस तथ्य को प्रमाण धारिता बचाव पक्ष पर होगी कि उसकी साक्ष्य से न केवल वह यह स्थापित करे कि घटना के समय परमिट प्रवर्तन में था, जिस परमिट को पेश किया गया था वह इफेक्टिव था। ये चीज़ सिद्ध करने के बाद भार जो है अभियुक्त और डिफेंस पर था, बल्कि यह स्थापित करे कि उक्त परमिट घटना के समय संबंधित वाहन में मौजूद थी। इसी तरह के तहत घटना दिनांक को वाहन द्वारा कोयले का परिवहन किया जा रहा था। साथियों, बाद में बचाव साक्ष्य में परमिट पेश किया गया, जो कि यह नहीं कहा जा सकता। इससे तो यह सिद्ध होता है कि अपने को बचने के लिए पुनः परमिट बनवा करके बचाव साक्ष्य में दिया जा रहा है। इस तरह से साथियों, इस प्रकरण में ये बहुत ही बड़ा इस तरह के घोटाले सिंगरौली क्षेत्र में बहुत हो रहे हैं, जिसमें कोयले के भंडारण करने वालों की भी बेईमानी है और पूरे क्षेत्र में भयंकर रूप से कोयला की चोरी हो रहा है। एनसीएल क्षेत्र जो है, जो भारत को, अपने प्रदेश को इतना अधिक रॉयल्टी देता है, उसमें जितना रॉयल्टी देता है बहुत अधिक मात्रा में कोयला को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश, बनारस, इलाहाबाद इस जगह पर पहुंचाया जाता है साथियों। अब इस मामले का विवेचना करने के बाद, साक्ष्य होने के बाद, विधिवत साक्ष्य होने के बाद जब्ती, मेमोरेंडम और घटना की समस्त कार्रवाई को उक्त साक्षियों ने प्रमाणित किया। चूँकि साथियों, डिफेंस के द्वारा ये बताया गया कि चूँकि दात्रे स्वयं चेक पोस्ट पर था, उसका कथन और उसके साथ जो साक्षी था वो भी उसी के हिस्से था, इसलिए वो संबंधित था, इसलिए उसका गवाही मान्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। माननीय न्यायालय ने माना कि क्योंकि साक्ष्य की संख्या से किसी चीज़ की अपराध की सिद्धि नहीं मानी जाती है, साक्ष्य की गुणवत्ता से अपराध की सिद्धि मानी जाती है। इस चीज़ को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने इस डिसीजन में उल्लिखित किया है। माननीय न्यायालय ने इस चीज़ में उद्धृत करते हुए बताया है कि कूटकृत होना क्या है। जहां तक घटना दिनांक 15/7/2009 को वाहन क्रमांक UP 66 D 9009 से 28 के दौरान निरीक्षण अभियोगी द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय परमिट का अधिकार पत्र क्रमांक UP 63 C 5012-08 के एक कूटकृत दस्तावेज का प्रश्न है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 में कूट रचना को धारा 463 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जो कोई भी मिथ्या दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे, कोई अभिव्यक्ति या विवक्षा संविदा करे, इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना है।
इसी तरह से छल का भी परिभाषा धारा 415 में आईपीसी की धारा में दिया गया है। तो इस तरह से साथियों माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही उत्कृष्ट और इस क्षेत्र में जो कोयले की चोरी हो रही है उसके संबंध में अच्छा सीख दिया है, क्योंकि बचाव पक्ष ने कहा था कि देरी से रिपोर्ट हुआ, सही से जब्ती नहीं किया गया, जब्ती फर्जी है, हमारे पास सही कागज़ था, इसके बावजूद भी सही परमिट था लेकिन पुलिस ने सही परमिट नहीं लिया, फर्जी परमिट जो है लगा करके हमको फंसाया गया। तो इसमें माननीय न्यायालय ने यह कहा कि दोषपूर्ण अन्वेषण के संबंध में बचाव पक्ष की अधिवक्ता के द्वारा न्यायाधीष्ठान अर्जुन स्टेट ऑफ आसाम 2021 क्रिमिनल लॉ जनरल 2691 गुवाहाटी हाई कोर्ट, गंधम शेट्टी बनाम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल 2881, सेंटू रुद्रपाल बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2021 क्रिमिनल लॉ जनरल 102, अविनाश दत्ता बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 क्रिमिनल लॉ जनरल 2006 डिफेंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया और व्यक्त किया गया कि प्रकरण में नक्शा मौका विवेचक द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जिससे घटनास्थल का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि वर्तमान प्रकरण भारतीय दंड विधान की धारा 417, 467, 468 के आरोप से संबंधित है, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होते हैं। ऐसे में घटनास्थल का नक्शा मौका वर्तमान प्रकरण में उस रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा माननीय न्यायालय ने अपना उपधारणा व्यक्त किया है। जैसा कि मारपीट या हत्या जैसे प्रकरणों में होता है, वैसे भी इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई त्रुटियों के आधार पर अभियोजन के मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कर्नेल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी AIR 1995 SC 2472 में व्यक्त किया गया कि त्रुटि मात्र के आधार पर विवेचना में की गई त्रुटि मात्र के आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। यदि अन्यथा मामला अभियोजन के द्वारा प्रमाणित किया गया हो, अतः स्पष्ट है कि बचाव पक्ष को उक्त न्याय दृष्टांतों तथा तर्क का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। बचाव पक्ष ने यह भी डिफेंस में व्यक्त किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तर्क लेते हुए यह व्यक्त किया कि प्रकरण की घटना 15/7/2009 की होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी विवेचक साक्षी ने दिनांक 23/7/2009 को की जाना व्यक्त किया है। ऐसे में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने में बरता गया उक्त अस्पष्ट विलंब अभियोजन के संपूर्ण मामले को संदिग्ध बनाता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता, जिसके लिए माननीय डिफेंस ने ये न्याय दृष्टांतों को जो पेश किया था वो न्याय दृष्टांत हैं स्टेट ऑफ एमपी विरुद्ध जगबली सिंह एवं अन्य 2004 3 MPHT 406 डबल बेंच एवं पार्वतीबाई बनाम MP राज 2005 1 JLJ 440 मध्य प्रदेश और इंदर
सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी 2020 क्रिमिनल लॉ जर्नल 462 मध्य प्रदेश। लेकिन इन न्याय दृष्टांतों को माननीय न्यायालय ने सहमत नहीं हुआ और यह बताया कि प्रथम दृष्टया तो प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P13 के संबंध में अभियोगी विवेक दात्रे के द्वारा लिखित आवेदन प्रदर्श P5 दिनांक 17/9/2009 को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पुष्टि प्रदर्श P13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की खंडिका 3 से होती है। जहां तक दिनांक 17/9/2009 को तत्संबंधी लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि स्वयं विवेचक साक्षी BN सिंह ने खंडिका 4 में स्वीकार किया है कि आवेदन दिनांक 17/7/2009 का है, जबकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मिर्जापुर की रिपोर्ट दिनांक 16/7/2009 की है। स्पष्ट है कि दिनांक 15/7/2009 को अभियुक्त के वाहन से जब्त संदेहास्पद राष्ट्रीय परमिट की जांच परिवहन अधिकारी विवेक दात्रे के द्वारा दिनांक 16/7/2009 को की गई, जिसकी पुष्टि लेख दिनांक से ही होती है। तत्पश्चात दिनांक 17/7/2009 को लिखित आवेदन थाने में प्रस्तुत कर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में किया गया विलंब पूर्ण रूप से स्पष्टीकृत है। जहां तक प्रकरण की कायमी विवेचना अनुसार दिनांक 23/7/2009 को किए जाने का प्रश्न है, उक्त तथ्य तात्विक अथवा गंभीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि विधि अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की दी गई। इन समस्त बातों को उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने एक न्याय दृष्टांत न्याय दृष्टांत के मार्फत से बताया कि मुकेश विरुद्ध स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2017-6 SC 1 अवलोकनीय है, जिसके द्वारा उक्त न्याय दृष्टांतों का खंडन होता है। एक चीज़ है, डिफेंस के द्वारा यह भी बताया गया कि जो बरामदगी है वो संदेहास्पद है, इसलिए जो कार्रवाई है वो संदिग्ध मानी जाएगी। लेकिन जिसके संबंध में उन्होंने डिफेंस लॉयर ने देवी लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2019-1 मध्य प्रदेश वीकली नोट 21 सुप्रीम कोर्ट अपने तर्क में प्रस्तुत किया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टांत को भी उनके फेवर में न मानते हुए अभियोगी विवेक दात्रे के द्वारा की गई जब्ती एक परिवहन अधिकारी के रूप में चेकिंग के दौरान की गई जब्ती है, जिसे उपरोक्त विवेचना में पूर्णतः असंदिग्ध पाया गया। अतः उक्त न्याय दृष्टांत का भी वर्तमान प्रकरण से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अलावा माननीय विद्वान डिफेंस लॉयर ने एक और डिफेंस लिया था कि विवेक दात्रे शासकीय सेवक है तथा उसका ड्राइवर मोहम्मद रफ़ीक भी उसी से संबंधित है। इस अपराध के लिए कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, इसलिए ये जो भी साक्षी हैं वो हितबद्ध साक्षी हैं। हितबद्ध साक्षी मात्र के बयान से कोई अपराध सिद्ध नहीं माना जाता है, अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता है, जिसके संबंध में माननीय विद्वान अधिवक्ता डिफेंस लॉयर ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत छित्तरलाल विरोध स्टेट ऑफ राजस्थान 2003-6 SCC 397 को धारित किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के प्रावधान के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।
ऐसे में साक्ष्यों की साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, न कि साक्ष्यों की संख्या। ऐसा कहा गया है कि किसी भी घटना में विटनेस की क्वालिटी मुख्य होती है, क्वांटिटी मुख्य नहीं होती है। इस मामले में चित्तर लाल का मामला जो है पूरा रूप से फिर बैठता है, जिसको कि माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय ने उसका उल्लेख करते हुए बताया कि ये हितबद्ध साक्षी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि घटना के समय वो लोग मौजूद थे, घटना के बारे में उन्होंने सही बताया है, इसलिए उनको हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध पट्टू और प्रताप सिंह 2001 SCC ऑनलाइन MP 28 में निर्धारित किया कि हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर मात्र पर किसी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं की साक्ष्य का आकलन किया जाना होगा तथा उसे विश्वसनीय पाए जाने पर मात्र इस आधार पर कि वो हितबद्ध साक्षी है, उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय करार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से माननीय न्यायालय ने एक न्याय दृष्टांत और प्रस्तुत किया है करणजीत सिंह विरुद्ध राज्य 2003-5 SCC 2051 में यह निर्धारित किया है कि पुलिस साक्षी अथवा शासकीय साक्षी में अन्य साक्षियों की तरह ही विश्वसनीय होते हैं। ऐसा नहीं है साथियों कि पुलिस जो साक्ष्य देती है उसके साक्ष्य का बिल्कुल कोई महत्व ही नहीं है, वह शून्य है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अन्य साक्षियों का मूल्य होता है, उसी तरह से पुलिस साक्षी या शासकीय साक्षियों का भी महत्व होता है, जिसके द्वारा कि अभियोजन पक्ष ने अपने अभियोजन कहानी को सिद्ध करने में सफलता पाई है। इस तरह से साथियों पूरे विवेचना के पश्चात, पूरे ट्रायल के पश्चात माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी को दोषी पाया और दोषी पाने के बाद दोषी पाया और उसमें डिफेंस लॉयर ने उसे परीक्षा पर छोड़े जाने का मामला बताया और प्रथम अपराध बताया, लेकिन माननीय न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं हुई और परीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं माना। अब इसके पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 417 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपया का अर्थदंड, यदि अर्थदंड नहीं चुकाता है तो 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास। इसी तरह से धारा 467 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 रुपये का आर्थिक दंड। यदि अर्थदंड नहीं चुकाया जाता है तो 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास। इसी तरह से धारा 468 भादस में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 रुपये का अर्थदंड और यदि अर्थदंड नहीं चुकाया जाता है तो 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा अभियुक्त को सुनाई गई। इस तरह से साथियों अभियुक्त संतोष कुमार पांडे प्रारंभ से ही अग्रिम जमानत पर रहा है। उक्त निरोध की अवधि कालावधि की अवधि में मुजरा की जाए, इस संबंध में कोई भी प्रमाण पकड़ में संलग्न नहीं है। इसलिए साथियों उक्त अपराध में दोषी पाते हुए उक्त अभियुक्त को उसकी सज़ा वारंट बना करके जिला जेल पचौर भेजा गया। साथियों मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये कोयले वाले चोरी करने वाले सावधान हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल गड़बड़ी करवा करके हर जगह मुक्त हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे और निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। इस तरह से माननीय पाठक जी
न्यायाधीश महोदय ने हमारे सिंगरौली क्षेत्र में व्याप्त कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया और ये जजमेंट हमारे सिंगरौली क्षेत्र के उन्नत के लिए, सिंगरौली क्षेत्र के विकास के लिए, सिंगरौली में बाहर से आकर के लोग जो चोरी का काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग कोयले का करते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इसी के साथ साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट आपको नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरे चैनल को सुनते रहेंगे और जिससे कि मैं अपने विचारों को, आपके राय को, आपसे जिससे मैं जुड़ा रहूं, ऐसा करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं उसको आप देखें। हो सकता है कि आपको लाभ हो और अपने समाज के लोग भी देखें, जिससे कि यह पता चले कि हमारे क्षेत्र में जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें सज़ा होती है या मुक्त होते हैं, रिहा होते हैं। साथियों, इसी तरह से कानूनी बातों को मैं आपके सामने पहुंचाऊंगा। आशा है कि आप मेरे कानूनी जानकारी को सुनेंगे, जानेंगे और मुझे अपना प्रेम देते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।